लोग इस समय संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान में हम लोग भाग 5 पढ़ रहे थे। भाग 5 में आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में से सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ये बहुत ही अलग तरह का उच्चतम न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है। पूरे विश्व में ऐसा सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहीं पाया नहीं जाता। अमेरिका में भी ऐसा सर्वोच्च न्यायालय नहीं है और ब्रिटेन में भी ऐसा नहीं है। ये कुल मिलाकर जान लीजिए कि विश्व का सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालय है। जैसा कि उसमें आपने पढ़ा होगा प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के एक सदस्य थे अल्लाद कृष्णास्वामी अय्यर। उन्होंने कहा था कि विश्व का यह सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालय है। उसके पीछे का कारण ये था कि सबसे अंतिम, ये सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है। इसके खिलाफ कहीं अपील नहीं की जा सकती और संविधान का संरक्षक इसे कहा जाता है और संविधान की अंतिम व्याख्या करने की शक्ति इसे प्राप्त है। दूसरी जो विलक्षण बात इसके संबंध में है वो ये है कि भारत यद्यपि संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था से तात्पर्य आप जानते हैं, जहाँ पर सरकारें 2 स्तर पर पाई जाती हैं। एक स्तर केंद्र स्तर पर सरकार है और दूसरा विभिन्न राज्यों में सरकारें पाई जाती हैं। लेकिन जो यहाँ न्यायालय की जो परंपरा है या जो कोर्ट की परंपरा है, न्यायपालिका की जो परंपरा है, वो न्यायपालिका यहाँ एकीकृत है, यहाँ संघीय न्यायपालिका नहीं है। अब कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आएगी कि न्यायपालिका एकीकृत होने का क्या तात्पर्य है। एकीकृत होने का ये तात्पर्य है कि एक ही न्यायालय है, चाहे आप राज्य के विषय पर कोई कानून हो, राज्यों के विषय से संबंधित कोई कानून हो, उसके खिलाफ आपको कोई कोर्ट जाना हो, या केंद्र द्वारा बनाया गया कानून हो, उसके खिलाफ आपको कोर्ट जाना हो, सारे मैटर एक ही कोर्ट में सुने जाते हैं। 2 अलग अलग कोर्ट नहीं है, यानी किसी राज्य का कोई कोर्ट नहीं है, कोर्ट केवल भारत का है। इसीलिए भारत की न्यायपालिका को हम क्या कहते हैं? एकीकृत न्यायपालिका। तो एक बात यहाँ स्पष्ट जानिए कि संविधान के अनुसार न्यायपालिका एकीकृत है, जबकि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था संघात्मक है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के होते हुए भी हमारी जो न्यायपालिका है वो कैसी न्यायपालिका है? एकीकृत न्यायपालिका है। अब इस एकीकृत न्यायपालिका का जरा देखिए सिस्टम कैसे बना हुआ है। तो इसको बताया जाता है कि जो हमारा न्यायपालिका है पिरामिड के आकार की न्यायपालिका है। इसके शीर्ष पर, यहाँ पर शीर्ष पर स्थित कौन है? सुप्रीम कोर्ट स्थित है, या इसी को हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, या इसी को हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। फिर विभिन्न राज्यों में आपको मिलेंगी क्या? उच्च न्यायालय आपको मिलते हैं। उच्च न्यायालय को हम क्या कहते हैं? हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जनपद स्तर पर जनपदीय न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। तो इस प्रकार से न्याय की या न्यायालय की न्यायपालिका की 3 श्रेणियां हैं। सर्वोच्च स्तर पर आपका उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, दूसरे नंबर पर उच्च न्यायालय है और तीसरे नंबर पर जनपदीय न्यायालय है। इन्हें लोअर कोर्ट भी कहते हैं, लोअर कोर्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी उच्च न्यायालयों के अधीन होते हैं। खैर ये विषय हमारा नहीं है आज चर्चा करने का। हमारा जो विषय है वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ही है, जिसे हम संविधान का संरक्षक और संविधान की अंतिम व्याख्या करने वाला भी कहते हैं। ये संविधान का संरक्षक इसी को बताया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को ही बताया गया है। अब हम देखते हैं कि इसका जिक्र कहाँ है। तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ संविधान का भाग 5, और इस संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक, कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, इसकी शक्तियों, इसके क्षेत्राधिकारों, इसके प्रशासन आदि का उल्लेख इसमें पाया जाता है। तो भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। अब 123 तो आप जानते हैं, 123 जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। 124 से लेकर के 147 तक यही सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की बात की गई है, इसका वर्णन किया गया है।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो है समावेश कहाँ किया गया है, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147। कई बार ये सवाल पूछा गया है आपके लिए, जनरल जो छोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान के किस भाग में वर्णित है, संविधान के भाग 5 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 124 से 147 तक। अब हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे हुआ या इसका अस्तित्व में ये कैसे आया, कहाँ से इसका सोर्स हुआ। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बैक में जाएं तो हमें पता चलेगा कि 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी 1937 में। लेकिन उस फेडरल कोर्ट को हम एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय मान सकते हैं जब अंग्रेजों का शासन था। लेकिन उसमें एक विशेष बात ये थी कि उस फेडरल कोर्ट के खिलाफ आप ब्रिटेन के जो काउंसिल थी, प्रिवी काउंसिल, उसमें जो है आप जो है अपील कर सकते थे। लेकिन हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है। तो कहीं ना कहीं इसका जो सोर्स है वो भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। उसी के सोर्स या कह लीजिए उसी के स्रोत से इसको गठित किया गया था। और इसका जो गठन हुआ था, गठन की जो तारीख थी वो थी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था सर्वोच्च न्यायालय का। लेकिन इसका उद्घाटन 2 दिन बाद किया गया 28 जनवरी 1950। ये दोनों सवाल पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। कोई भी जो जिस भी बिंदु पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जो परीक्षा में नहीं पूछा गया होगा। तो इसको आप ऐसा नहीं करिएगा कि इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट छांट ले। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ और 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया। तब ये हमारे अस्तित्व में आया सर्वोच्च न्यायालय। अभी जो आप देखेंगे तो इसका स्रोत जो मैं आपको बता रहा था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 याद रखिए, ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 यही जो है इसका सोर्स बना था। इसी के तहत आपको मैंने बताया है फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी और बाद में उसी का जो है रूप सर्वोच्च न्यायालय के रूप में आया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा शक्तिशाली है फेडरल कोर्ट की तुलना में। ब्रिटेन में मैंने बताया कि भी प्रिवी काउंसिल थी, जान लीजिए जो अंतिम अपीलीय न्यायालय था, ब्रिटेन की जो प्रिवी काउंसिल है उसी के तरह ये भी हमारा क्या है, अंतिम अपीलीय न्यायालय। ये उस समय था जब फेडरल कोर्ट बना था। तो ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल के तरह ही ये भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। अब इसमें हम देखते हैं कि वर्तमान स्वरूप इसका क्या है, गठन इसमें कैसे होता है, कितने न्यायाधीश होते हैं। तो न्यायाधीश को घटाने और बढ़ाने का कार्य जो है संसद को सौंपा गया है कि न्यायाधीश को घटाया नहीं जा सकता, बढ़ाने का कार्य। तो न्यायाधीश कितने होंगे ये जो है निश्चित करने का ये शक्तियां प्राप्त हैं संसद को। और संसद ने एक संशोधन किया है 2019 में। 2019 में संसद ने संशोधन करके इसके न्यायाधीशों की संख्या पहले 30 जो हुआ करती थी अब 33 हो गई है। तो 33 न्यायाधीश वर्तमान में हैं और एक इसमें मुख्य न्यायाधीश हो जाता है। तो 33 और 1 34। तो कुल न्यायाधीश की जो संख्या वर्तमान में है वो कितनी है, 34 मुख्य न्यायाधीश 34 न्यायाधीश कुल हैं। 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश इस समय हैं। अब हम बात करते हैं कि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है या नियुक्ति कौन करता है। तो सामान्यतया हम जानते हैं कि इसकी नियुक्ति करने का जो दायित्व सौंपा गया है संविधान में, वो दायित्व दिया गया है राष्ट्रपति को। यानी सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति।
तो इसको जरा इकट्ठा हम थोड़ा समूह में समझेंगे कि सिर्फ नियुक्ति ही राष्ट्रपति नहीं करता है, कई चीज़ें और भी करता है। तो सभी को समझ लेते हैं, चाहे वो नियुक्ति हो या शपथ ग्रहण इनका हो, शपथ हो या इनको हटाने की प्रक्रिया हो या न्यायाधीश अगर त्यागपत्र देना चाहे तो त्यागपत्र। अब इन चारों प्रक्रियाओं को हम एक साथ समझेंगे। जरा इसको देखिए जरा आप ठीक से कि नियुक्ति जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा होता है राष्ट्रपति, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सलाह देता है या कहिए परामर्श देता है। और जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा होता है राष्ट्रपति, तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश उसे परामर्श देते हैं। यहाँ पर दो विषय जो है आपके बहुत विवादित रहे हैं। एक शब्द है इसमें परामर्श। तो जो परामर्श है, परामर्श का सीधा सा इतने केवल मतलब नहीं है कि सलाह दिया और राष्ट्रपति चाहे माने या ना माने, ऐसा नहीं है। परामर्श का मतलब पूर्ण सहमति प्रकट करना है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या में कहा है। यानी जिसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कहेंगे वही मुख्य न्यायाधीश बनेगा, या मुख्य न्यायाधीश जिसे कहेंगे वही जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा। इस तरह से जान लीजिए, केवल राष्ट्रपति को नियुक्ति प्रदान करना है, बाकी समस्त शक्तियां जो हैं सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में समाहित है। एक बार यहाँ जो मुख्य न्यायाधीश का एक सवाल देख लीजिए जरा, कभी कभी ये आया तो नहीं है बट ये पूछा जा सकता है। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके नियुक्ति के संबंध में कई बार विवाद हुआ है। 2 बार तो कम से कम विवाद हम लोग को ज्ञात ही है। तो ये विवाद क्या था कि वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है, क्या उसे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए कि नहीं नियुक्त किया जाए। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी व्याख्या दी है कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति उसके लिए भी बाध्य है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो कौन सा न्यायाधीश होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। यानी जो वरिष्ठतम होगा उसी को ही राष्ट्रपति जो है नियुक्त करेगा मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें अब कोई डाउट नहीं रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार इसमें संप्रभु है। सर्वोच्च न्यायालय जिसकी नियुक्ति वो चाहता है उसी की नियुक्ति होती है। लेकिन ये नियुक्ति करने का कार्य कौन करता है, ये राष्ट्रपति ही करता है। अब दूसरा देखिए शपथ। तो शपथ भी कौन दिलाता है इनको, राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। और उनकी शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में दिया गया है, वहां आप जाकर के देख सकते हैं कि शपथ का क्या प्रारूप है। इसके बाद हटाने की प्रक्रिया और त्यागपत्र। तो त्यागपत्र जरा समझें आप। त्यागपत्र में क्या है कि त्यागपत्र अगर ये लोग देना चाहेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे, राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र सौंपेंगे। अब इसको हटाने वाला भी हमने नहीं लिखा है, क्योंकि हटाने की प्रक्रिया जो इनकी है, हटाने का कार्य तो राष्ट्रपति ही करता है, ये जान लीजिए। यानी हटा भी नहीं कौन सकता है, राष्ट्रपति ही हटा सकता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक विषय है कि ऐसे नहीं हटा सकता, संसद की सिफारिश पर हटा सकता है। किसकी सिफारिश पर, संसद की सिफारिश। तो संसद की सिफारिश पर हटाने का कार्य इनको राष्ट्रपति करता है। तो संसद की सिफारिश की जो प्रक्रिया है, या कहिए इन पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, या इनको जो हटाने की प्रक्रिया है, वो समझ लीजिए कि हटाने की प्रक्रिया इनकी कैसे चलती है। इस हटाने की प्रक्रिया को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि 100 सदस्य, ये हटाने का जो संकल्प है इनका, वो इनके दुर्व्यवहार कदाचार के आधार पर लाया जा सकता है। और इसमें जो है अगर आप ये चाहे लोकसभा में लाएं और चाहे राज्यसभा में लाएं, किसी भी सदन में इनको हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है उसको लाया जा सकता है। लेकिन पहले पूर्व जो है समर्थन अगर लोकसभा में ला रहे हैं तो 100 सदस्य, इसका तात्पर्य समझ रहे हैं कि लोकसभा में अगर प्रस्ताव लाना है तो 100 सदस्यों का समर्थन पहले ही चाहिए, और राज्यसभा में लाना है तो 50 सदस्यों का समर्थन आपको चाहिए। इसके बाद ये जो प्रस्ताव है ये सीधे सीधे सदन में नहीं जाएगा, ये उस सदन के या तो अध्यक्ष के पास जाएगा या सभापति के पास जाएगा। अगर लोकसभा है तो लोकसभा के लिए अध्यक्ष के पास जाएगा,
और अगर राज्यसभा है तो सभापति के पास जाएगा। अब सभापति अध्यक्ष अगर इसकी अनुमति देते हैं तो सदन में अभी भी नहीं जाएगा। अब क्या होगा, 3 सदस्यीय कमेटी बना दी जाएगी अध्यक्ष या सभापति के द्वारा, 3 सदस्यीय कमेटी। अब ये 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाई जाएगी, उस 3 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे ये भी निश्चित किया गया है। इसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश होगा, एक किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा और एक कोई प्रसिद्ध न्यायविद होगा। तो ये 3 सदस्यीय कमेटी इस प्रस्ताव की जांच करेगी इनके हटाने संबंधी, और जांच करने के बाद अगर ये दोषी करार देती है कि हाँ ठीक है जो आरोप लगाया गया है वो आरोप सत्य है, दोषी करार देती है, तो फिर ये प्रस्ताव आपका कहाँ जाएगा, सदन में जाएगा। अब सदन में जब प्रस्ताव पहुँचेगा तो सदन में पारित होने की भी प्रक्रियाएं बताई गई हैं। एक इसके पारित करने की प्रक्रिया कैसे पारित होनी चाहिए, विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। विशेष बहुमत का तात्पर्य यह है कि जितने भी कुल सदस्य हैं, कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो यहाँ पर विशेष बहुमत से दोनों सदनों से अलग अलग कैसे होगा, विशेष कुल सदस्य जितने भी होंगे उसका बहुमत और जो उपस्थित होंगे उस दिन उन उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। अगर ये दोनों सदन पारित कर देते हैं, इसके बाद ये किसके पास पहुंच जाएगा, राष्ट्रपति के पास, और अब राष्ट्रपति को पावर हो जाएगी कि वो न्यायाधीश को हटा दे। तो इस प्रकार से ये हटाने की प्रक्रिया है। इनकी हटाने की प्रक्रिया आपने देख लिया होगा कि बड़ी जटिल प्रक्रिया है। इस प्रकार से जान लीजिए कि लगभग इनका कार्यकाल निश्चित ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है या सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है। तो इस प्रक्रिया को जरा एक बार आप अपने फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लीजिएगा कि लोकसभा में लाना है या राज्यसभा में लाना है, अध्यक्ष सभापति 3 सदस्यीय कमेटी, दोषी करार, फिर सदन में विशेष बहुमत से पारित। इसके बाद राष्ट्रपति को पावर मिल जाती है कि वो हटा दे, किसको, सुप्रीम कोर्ट की किसी भी न्यायाधीश को हटाने की उसको पावर मिल जाती है, फिर वो हटा सकता है। तो इस प्रकार से 4 कार्य करता है। नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति ही करता है संसद की सिफारिश पर, और अगर त्यागपत्र देना है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तो त्यागपत्र भी वो किसे प्रदान करता है, राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र प्रदान करता है। स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो ले लें। अब हम जान लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर किसी को बनना है तो उसके पास कौन सी अर्हता होनी चाहिए। इस अर्हता को हम समझ लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो संविधान में अर्हता का जिक्र किया गया है और उसके लिए जो पहली अर्हता कही गई है वो पहली अर्हता ये कही गई है कि वो भारत का नागरिक हो। तो ये तो बहुत जनरल सी बात है। भारत का चूंकि ये सर्वोच्च न्यायालय है या कोई भी न्यायालय है, न्यायाधीश बनना है तो वो भारत का ही नागरिक होगा, कहीं विदेश का नागरिक नहीं होगा। तो ये पहली ये हो गई। और दूसरी जो योग्यता है वही महत्वपूर्ण योग्यता है, वो हमें समझना है। उसमें 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से कोई एक योग्यता उसे धारित करना चाहिए। पहला क्या है कि 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में, कहाँ, 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में जज के तौर पर उसने कार्य किया हो या कह लीजिए न्यायाधीश रहा हो, तो उसके पास योग्यता हो जाती है कि उसे सुप्रीम कोर्ट का या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया जाए। दूसरा, अथवा 5 वर्ष अगर वो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहा है तो 10 वर्ष तक उसने किसी न्यायालयों में वकालत का कार्य किया हो तो भी उसकी योग्यता है, उसको बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। अथवा 10 वर्ष छोड़, इसके बाद एक ऑप्शन और भी है, राष्ट्रपति की नज़र में वो प्रख्यात न्यायविद हो, प्रख्यात न्यायविद। यानी अगर राष्ट्रपति कोई भी योग्यता नहीं है लेकिन राष्ट्रपति को लगता है कि वो प्रख्यात न्यायविद है तो भी उसे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति दी जा सकती है। लेकिन सामान्यतया जो है
नियुक्ति पाने के लिए पहली वाली शर्त ज़्यादा अनिवार्य होती है, इसी से ज़्यादा नियुक्ति मिलती है। फिर दूसरा, तीसरे, इस जो योग्यता से अभी तक किसी को भी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो जो अर्हता की बात है, वो अर्हता में वो भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, 10 वर्ष तक न्यायालयों में किसी में वकालत का कार्य उसने किया हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 इसकी मुख्य योग्यताएं हैं, 3 में से कोई भी योग्यता वो धारित करता हो तो उसे जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अब इसके पश्चात हम बात कर लेते हैं कार्यकाल की। तो कार्यकाल जरा इसका समझिए। सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल इनके न्यायाधीशों का लगभग मानिए कि निश्चित ही होता है। इनकी नियुक्ति के लिए कोई नहीं बताई गई है कितनी उम्र होनी चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है संविधान में। कार्यकाल के विषय में जो बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। इससे पहले 2 परिस्थितियां इनको हटाने की हो सकती हैं। एक तो ये स्वतः त्यागपत्र दे दे, तो मैं बता चुका हूं ऊपर त्यागपत्र किसे सौंपेंगे, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। और दूसरी परिस्थिति है कि संसद यदि चाहे तो विशेष बहुमत पारित करके राष्ट्रपति को यह आदेशित कर सकती है कि वो इनको उनके पद से हटा दे। तो इस प्रकार से 2 विशेष परिस्थितियां हैं, नहीं तो 65 वर्ष की आयु तक ये अपने कार्यकाल पर बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जो है एक बिंदु पर हम चर्चा कर ले, कार्यकारी न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य कार्यकारी जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। यहाँ पर अनुच्छेद 126 में इसका प्रावधान किया गया है। खैर अनुच्छेद अभी हम अलग से भी पढ़ेंगे। अनुच्छेद 126 में इसका प्रावधान है। उसमें कहा गया है कि यदि किन्हीं कारणवश मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या वो मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, और या कार्य करने में अपने दायित्वों के निर्वहन में वो असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति जो है वो अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ये आर्टिकल 126 में इसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है एक प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति, इसको इरेज कर दें फिर देखते हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रकार के न्यायाधीश का जिक्र यहाँ और होता है, वो होता है तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जजेस बोलते हैं। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान है वो केवल सुप्रीम कोर्ट में है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ना तो हाई कोर्ट में है ना तो लोअर कोर्ट में है। यानी किसी भी न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ही तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो ये एक बार सवाल पूछा भी गया है, आप इस पर ध्यान रखेंगे। तदर्थ न्यायाधीश का जो प्रावधान है वो केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए है। और ये तदर्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति क्या होती है, अल्पकाल के लिए। कभी जब कोरम नहीं पूरा होता है तो कोरम पूरा करने के लिए जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश वो 2 लोगों से सलाह लेकर के, एक तो राष्ट्रपति से सलाह लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति से सलाह लेंगे, और जिस हाई कोर्ट के ही न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, ये भी आप जानें। तो सलाह लेंगे, एक तो राष्ट्रपति से लेते हैं, और जिस हाई कोर्ट या जिस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति देना है, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर 2 लोगों से सलाह लेकर के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कर सकते हैं। अब इन न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की बात हम कर लें। तो वेतन भत्तों की बात करेंगे तो पहले ये बात करेंगे कि वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है। तो इनके वेतन भत्तों का निर्धारण संस्था जो है वो संसद ही है। संसद ही इनके वेतन भत्ते का निर्धारण करती है। लेकिन
संसद को इनके वेतन भत्ते पर मतदान कराने का अधिकार नहीं होता है। ये बात आप जाने रखिएगा, यानी कि इनके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है, सिवाय एक कंडीशन के कि जब वित्तीय आपातकाल की स्थिति हो। अगर वित्तीय आपातकाल की स्थिति है तो इनके वेतन को कम किया जा सकता है, और इसके अतिरिक्त किसी भी दशा में इनके वेतन या भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो वित्तीय आपातकाल अगर है तो इनके वेतन भत्तों में कुछ कटौती की जा सकती है, और अगर सामान्य हालात हैं तो इनके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जाएगी, और निर्धारण करने का अधिकार किसको है? संसद को है। रही बात वर्तमान में कितना वेतन पाते हैं, तो जो चीफ जस्टिस होते हैं, CJI जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको 2.8 लाख यानी 2.8 लाख 2,80,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है, और 2.5 लाख वेतन जो है वो अन्य जजेस को मिलता है, अदर जजेस को मिलता है। ये वर्तमान की स्थिति है, और अन्य प्रकार के भत्ते और अन्य सुविधाएं इनको प्राप्त ही होती हैं। तो इनके वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है, और बीच में कभी भी इनके वेतन भत्तों में कटौती नहीं हो सकती है, सिवाय वित्तीय आपातकाल के। इनको 2,80,000 रुपये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलता है, और 2.5 लाख रुपये जो है अदर जजेस को प्रतिमाह वेतन के रूप में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते भी प्राप्त होते हैं। एक जो है यहाँ और जानना है कि इनको जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? संचित निधि से मिलते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वेतन प्राप्त करते हैं ये सभी लोग, यानी यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश जो है वेतन जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही प्राप्त करते हैं, लेकिन वो राज्य की संचित निधि से प्राप्त करते हैं। तो खैर हाई कोर्ट की चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी हम सुप्रीम कोर्ट की ही चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है या भारत की जो न्यायपालिका है वो काफ़ी हद तक स्वतंत्र है, और उच्चतम न्यायालय काफ़ी क्या पूर्णतः स्वतंत्र है कार्यपालिका से। उसके लिए तमाम प्रावधान आपने देखे कि पहले जो इनका है वो नियुक्ति का तरीका ही इस तरह से है कि ये स्वयं से ही नियुक्ति लगभग करते हैं। दूसरा है इनके कार्यकाल की सुरक्षा इनको दी गई है। वेतन भत्ते सेवा शर्तों की इनकी निश्चितता है, निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात और जान लीजिएगा कि ये अगर सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो सेवानिवृत्त होने के बाद भारत की किसी भी अदालत में ये वकालत के रूप में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो ये आप जाने किसी भी सर्वोच्च न्यायालय में भी कि वकील के रूप में या वकालत करने का इनको अधिकार नहीं होता है, लेकिन और कार्य कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो अमर्यादित है। बाकी अभी देखा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, और मुख्य न्यायाधीश को ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है सदैव। तो इस प्रकार, लेकिन वकालत ये किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। इसके पश्चात हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों और क्षेत्राधिकार के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि शक्तियां जो हैं सर्वोच्च न्यायालय की बहुत व्यापक हैं। शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार इसके बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ तक कि ये भी हमने कहा था कि विश्व के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा है। इसकी शक्तियां और क्षेत्राधिकार असीमित कह लीजिए, असीमित तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा है, बहुत विस्तृत शक्तियाँ इनको प्राप्त हैं। तो शक्तियों क्षेत्राधिकारों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं, जिसमें जो इनमें प्रारंभिक शक्तियां जो इनकी होती हैं उनको हम कहते हैं मूल क्षेत्राधिकार। नंबर 1 पर मूल क्षेत्राधिकार। अब मूल क्षेत्राधिकार क्या है, इसको जरा समझ लीजिए। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह शक्तियां आती हैं जो कोई अन्य न्यायालय जिसे नहीं सुन सकता है, यानी केवल सर्वोच्च न्यायालय ही सुन सकता है। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय। तो इस तरह से मूल क्षेत्राधिकार में वह शक्तियां समाहित हैं जिनके विषय में केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही सुनने का अधिकार प्राप्त है। ऐसी शक्तियों के अंतर्गत संघीय ढांचा, जो भारत का संघीय ढांचा है उसमें जितनी इकाइयां हैं, तो संघीय ढांचा की 2 इकाई है, या राज्य है और केंद्र है, उनके मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर जो ये शक्ति होती है वो सुप्रीम कोर्ट की मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से राज्य व केंद्र, ये जो 2 आपके संघीय निकाय हैं, राज्य और केंद्र, तो इसमें 2-3 स्थितियां बन सकती हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य हो या राज्यों केंद्र के मध्य हो, ऐसा कोई विवाद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और यह अनुच्छेद 131 में इसका जिक्र किया गया है। इस शक्ति का जिक्र किसमें है? अनुच्छेद 131 में है।
दूसरा जो इसका क्षेत्राधिकार है वो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है। अब ये न्यायाधीश क्षेत्राधिकार क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 32, जब मूल अधिकार पढ़ा रहा था तो आर्टिकल 32 बताया था कि उसके तहत जो है मूल अधिकारों का संरक्षक इसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। और अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है उसके मूल अधिकारों का हनन होने पर। तो इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट जब वो आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पावर्स हैं रिट जारी करने की। वो 5 प्रकार की रिट मैंने आपको मूल अधिकार पढ़ाते वक्त बता दिया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की रिटें जारी करने की जो पावर है उसी को ही हम क्या कहते हैं, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। तो 5 प्रकार की रिट मैं यहाँ लिख देता हूँ। खैर इसका डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो मूल अधिकार वाले वीडियो में आप जाइए और देख लीजिए इसको। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी जो रिट है आपकी वो है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण और 5वीं जो आपकी है वो है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिटें जो जारी करने की शक्ति है इसी को ही हम कहते हैं न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। तो ये न्यायाधीश क्षेत्राधिकार हो गया। अब देखते हैं हम तीसरा जो इसका क्षेत्राधिकार है उसे हम कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसके निर्णयों के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। तो इसलिए अपीलीय क्षेत्राधिकार इसका विस्तृत है। इसमें 4 प्रकार के विशेष मामले होते हैं। एक तो संवैधानिक मामले होते हैं, दूसरा जो होता है वो सिविल मामला होता है या दीवानी जिसको हम कहते हैं, तीसरा फौजदारी या आपराधिक मामले होते हैं और चौथा जो है विशेष अनुमति द्वारा अपील है। ये 4 अपील जो होती हैं ये 4 तरह की अपील हो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये 4 प्रकार की अपील होती। इसकी अपील के विरुद्ध किसी भी अदालत में भारत के अपील नहीं की जा सकती है। सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है और आपका ये अनुच्छेद 132 से लेकर के 136 तक में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 132 से 136 तक में अपील से संबंधित क्या क्या पावर्स इसके पास हैं इसका जिक्र किया गया है। इसके पश्चात आपने एक देखा होगा और ये बहुत, चूंकि ये वायरल सवाल होता है, इसका एक सलाहकार क्षेत्राधिकार है। तो जो सलाहकार क्षेत्राधिकार है उसके लिए एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 143 अनुच्छेद 143। अब ये जो अनुच्छेद 143 है उसके तहत राष्ट्रपति जो है अगर कभी सलाह मांगता है सुप्रीम कोर्ट से किसी विधिक बंद पर, तो ये सलाह सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को देता है। तो इसमें खैर 2 बिंदु हैं, 143(1) है और 143(2) है। 143(1) के तहत अगर उसने सलाह मांगा है जो कि सार्वजनिक महत्व के मामलों संबंधित होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे मना भी कर सकता है। लेकिन 143(2) के तहत अगर राष्ट्रपति ने सलाह मांगा है तो सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने से मना नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज जाने की ये सलाह ही होती है, राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके पश्चात जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जो 5वीं पावर है उस 5वीं पावर को हम कहते हैं अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। हाई कोर्ट भी यद्यपि अभिलेख न्यायालय है लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129 के तहत, अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य यह है कि इसके जितने भी डिसीजंस होते हैं उनका साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, यानी वो साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं, रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं और नीचे की अदालतों में उनको जो है
एक प्रकार से सबूत के तौर पर रख दिया जाता है कि फला मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि ये फैसला दिया था, इसलिए आप पर भी बाध्यकारी हो जाता है। दूसरा, उसको अपनी अवमानना पर दंड देने का अधिकार भी प्राप्त है, 6 माह की जेल और 2000 रुपये अर्थदंड या दोनों। तो इस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट क्या है, अभिलेख न्यायालय भी है। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत अभिलेख न्यायालय है, तो आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय भी है। इसके अलावा एक इसकी शक्ति है, छठी शक्ति जिसको हम कह सकते हैं, शक्ति है न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन की जो शक्ति है, इसके अंतर्गत इसको 2 शक्तियां प्राप्त हैं। एक तो अनुच्छेद 137 के तहत ये स्वतः अपने ही डिसीजन को पलट सकता है, रिव्यू कर सकता है, उसे जांच सकता है, बदल सकता है। और दूसरा जो है विधानसभा द्वारा या कहिए कि संसद द्वारा कोई भी कानून बनाया गया है, विधानमंडल द्वारा, चाहे राज्यों के विधानमंडल द्वारा कोई कानून बनाया गया हो और चाहे संसद द्वारा कोई कानून बनाया गया हो, उस कानून की संवैधानिकता की जांच भी कर सकता है। अगर वो कानून संवैधानिक नहीं है तो उसको नल एंड वाइड यानी शून्य घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार से ये 2 शक्तियां भी इसको प्राप्त हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो इससे संबंधित है वो देख लेते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसका जिक्र है। तो अनुच्छेद 124 पहले देखते हैं। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान हैं। तो ये जो है, मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि क्या प्रावधान है, मैं बोलता जा रहा हूँ, अनुच्छेद लिखता जा रहा हूँ। आप भी एक कापी या नोट्स में आप अनुच्छेद लिख डालिए और उसके बाद स्वयं से सोचने का प्रयास करिए कि इसमें क्या है, कहीं भूल जाए तो आप देख लीजिए। तो अनुच्छेद 124 में जो है वो गठन संबंधी प्रावधान है। इसके बाद एक अनुच्छेद हमने आपको बताया था 126। 126 जो है वो कार्यकारी न्यायाधीश से संबंधित है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। इसके बाद अनुच्छेद 127 है। 127 में भी हमने आपको बताया था तदर्थ न्यायाधीश। तो जो एडहॉक जजेस हैं, तदर्थ न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 127 में है। इसके बाद एक अनुच्छेद मैंने आपको और भी बताया है, अनुच्छेद 129। तो अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभिलेख न्यायालय है, यानी इसके जितने भी डिसीजंस होते हैं एक एक लाइन अभिलेख के रूप में, सार्वकालिक अभिलेख और साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। अनुच्छेद 129। इसके बाद अनुच्छेद 131 है। तो अनुच्छेद 131 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 132 से लेकर के 136 तक ये अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो 132 से 136 तक आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। आप देख सकते हैं कि किस अनुच्छेद में कौन सा अपीलीय अधिकार है। इसमें 136 जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 136 में अनुमति द्वारा अपील है, विशेष अनुमति। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाकर के अनुमति कर सकते हैं पहले। तो अनुमति अगर सुप्रीम कोर्ट दे देता है तो आपका अपील हो सकता है। तो अनुमति द्वारा अपील विशेष अपील होती है, इसलिए 136 आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात जो है 137 है। तो 137 में क्या होता है, पुनरावलोकन। अगर सुप्रीम कोर्ट का अपने कोई डिसीजन है और अनुच्छेद 137 के तहत वो उसका पुनरावलोकन कर सकता है, यानी उसको रिवाइज कर सकता है, उसको संशोधित कर सकता है और इस पर कोई क्लेम नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो है अनुच्छेद 141,
अनुच्छेद 142 और अनुच्छेद 143, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। तो 143 से जानते हैं आप सलाह देने की शक्ति है, सलाह देने के लिए सलाहकार क्षेत्राधिकार है। और 142 में आपने सुना होगा सुधारात्मक याचिका, क्यूरेटिव पिटिशन। तो अनुच्छेद 142 के तहत ही सुधारात्मक याचिका जो है वो दायर की जाती है। उच्चतम न्यायालय अगर कोई कानून घोषित करता है, उच्चतम न्यायालय का कानून अगर घोषित किया जाता है, कोई भी नियम बनाया जाता है, तो वो सभी न्यायालयों पर लागू हो जाता है, निचले सभी। तो इस तरह से जो है ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आप इसको एक बार समझ लीजिए और ध्यान दीजिए। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि आप टॉपिक वाइज ही तैयार करिए। जब आप सुप्रीम कोर्ट तैयार कीजिए तो पहले फंडामेंटल्स तैयार कर लीजिए कि कोई बेसिक क्वेश्चंस आपके गलत ना हो। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण बिंदु और अनुच्छेद और डीप में फिर आप जाएं। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, पढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच।